हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कल के कि गवर्नमेंट ने कौन से रूल एक्ट किए अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 में गवर्नमेंट ने जो रूल्स एक्ट किए वो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करके दे दिए थे आपको। ओके, so now we are going to the points of environmental conservation and biodiversity. Take out your page number 42 beta. Most harmful effect of the environmental pollution occurs on the living organisms. Have you seen some examples of this in your area? देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जो अफेक्ट होता है वो किस पे होता है? हार्मफुल अफेक्ट जो लिविंग थिंग्स है, यानी कि सजीव, नॉन लिविंग थिंग्स। एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है ना। सो जो हार्मफुल इफेक्ट होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली हार्मफुल इफेक्ट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ही होता है ना। सो हमारे एरिया में ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट होता है वो आपको दिखाई देता है। आप ऐसे एग्जांपल्स बता सकते हो, देखिए आपने। आवर लिविंग वर्ल्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स, इट कंसिस्टेड ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, हमारी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स है, उसमें अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स है, यानी कि वेराइटीज है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो, हमने कहीं सुना है कि चीता, सिर्फ चीता हमने सुना है कि चीता लॉन्ग छलांग लेता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बट ये हमने सुना है। देखा है क्या किसी ने चीता? नहीं, बट सुना है हमने। लेकिन वो जो स्पेसीज है चीता की, वो स्पेसीज पूरी तरह एनवायरनमेंट से गायब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वो उस पर किसका असर पड़ा है? पोल्यूशन के कारण, है ना। सिर्फ वो सुनी है हमने। ऐसे सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट विच we had listened from our earlier generations. Who is responsible for this? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली हम ही रिस्पॉन्सिबल है ना, कि हमने ही पोल्यूशन किया है एनवायरनमेंट में, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है, हमें ही नीड है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की, है ना। सो इस पर ये पूरा असर किस पर हो रहा है? वो एनवायरमेंटल, अगर हमने कंजर्वेशन नहीं किया तो बायोडाइवर्सिटी भी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, एनवायरमेंट भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन area due to presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variations within a species. Biodiversity occurs at 3 different level. बायोडाइवर्सिटी की क्या है? 3 डिफरेंट लेवल में वो डिवाइडेड हुई है। बट बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट वो वेराइटीज है, उसमें ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज है, इकोसिस्टम्स की, और जेनेटिक वेरिएशंस भी है। उसकी जो अलग अलग स्पेसीज है वो भी बायोडाइवर्सिटी में प्रेजेंट है, उनकी बायोडाइवर्सिटी अलग है। बट ये बायोडाइवर्सिटी के क्या है? 3 लेवल हो गए हैं, 3 लेवल्स में वो डिवाइडेड हो गया है। फर्स्ट जो लेवल है वो है जेनेटिक लेवल। अब जेनेटिक लेवल में क्या बताया है? ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सम स्पेसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बींग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखो, इसमें क्या है? ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि स्पेसीज सेम है बट उनकी वेराइटीज है, एक ही स्पेसीज के अलग अलग वेराइटीज प्रेजेंट हो गए, तो वो हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि देखो, बिल्ली का एग्जांपल लो। बिल्ली कोई वाइट कलर की बिल्ली होती है, कोई ब्राउन कलर की बिल्ली होती है, कोई ब्लैक कलर की बिल्ली होती है ना। आप सबने देखा है, ब्राउन कलर की भी बिल्ली देखी है, ब्लैक कलर की भी बिल्ली देखी है, और वाइट कलर की भी बिल्ली देखी है। सो बिल्ली तो है बट उसमें वेराइटीज़ है ना। वो एक ही स्पेसीज है बिल्ली, बट उसमें क्या है? वेराइटीज़ है, यानी कि स्पेसीज सेम है बट वो क्या है? जिसमें अलग वेराइटीज़ है, उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ में आया बेटा? ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल के बेसिस पे दिया है, ईच ह्यूमन बींग्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। पॉसिबिलिटी ऑफ विपिंग आउट द स्पेसीज arises if there is decrease in the diversity within the species whose members involve in sexual reproduction। देखो, अब क्या हो जाएगा? उसमें डाइवर्सिटी अगर डिक्रीज हो गई उनकी, तो उनकी जो स्पेसीज है वो पूरी क्या हो जाएगी? रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, है ना। वो डाइवर्सिटी उनकी डिक्रीज होती है ना। नेक्स्ट देखा है हमने स्पेसीज डाइवर्सिटी।
इन्यूमरेबल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर इन द नेचर। देखो यहाँ पे अगर ऑर्गेनिजम्स की जो स्पेसीज है वो अगर इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो दिस इज कॉल्ड अ स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है उनके वो उसमें वेरियस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उनकी एक अलग होती है, एनिमल्स भी होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। देखो यहाँ पे जो माइक्रोब्स बताया गया है वो माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको सबको पता है, अलगी, फंगी, ये सब उनमें आते हैं। ओके, इंसेक्ट। ओके, अब समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या दिया गया है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। जो इकोसिस्टम है, बहुत टाइप्स की जो इकोसिस्टम्स है, मेनी इकोसिस्टम यहाँ पे वो प्रेजेंट है इन ईच रीजन। हर रीजन में मेनी इकोसिस्टम प्रेजेंट रहती है। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, देयर हैबिटेट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। देखो, प्लांट्स की खुद की अपनी एक इकोसिस्टम रहती है, एनिमल्स की अपनी खुद की एक इकोसिस्टम्स रहती है, उनमें उनके हैबिटेट क्या होते हैं और जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में वो भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अब ये जो इकोसिस्टम है उनके वो खुद के कैरेक्टर्स है, इकोसिस्टम के खुद के कैरेक्टर्स है। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो, यहाँ पे भी माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक, यानी कि देखो इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों फैक्टर्स भी प्रेजेंट है इकोसिस्टम में। हमने लास्ट लेक्चर में वो पढ़ा था, है ना। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव। जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है वो भी उसमें इंक्लूड है। इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हमने लास्ट लेक्चर में पहले ही पढ़ा है कि इकोसिस्टम जो बनी हुई है वो मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से बनी हुई है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, मैनमेड और नेचुरल। ओके, इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। समझ में आया यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है बेटा? फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं आपको। बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स बने हुए हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि एक ही स्पेसीज की अलग वेराइटीज रहती है। स्पेसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे जो है वो स्पेसीज डाइवर्सिटी में वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है मेनी इकोसिस्टम्स में वो ईच रीजन में प्रेजेंट रहती है। इकोसिस्टम किससे बनी हुई है? इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स है, ओके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब इकोसिस्टम का खुद का अपना एक ओन कैरेक्टर्स रहता है, जिसमें ओन कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड हुए। समझ में आया यहाँ तक? देखो नेक्स्ट, देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड द एनवायरमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव है, उनके प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, उनके प्रति दया, माया, प्रेम रहना चाहिए। ओके, फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग रोल्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या बताया है उन्होंने कि जो हमें वो रोल करना चाहिए, क्योंकि यू कैन बी कंजर्वेटर। आप एक तो कंजर्वेटर बनो इकोसिस्टम को, अपनी जो इकोसिस्टम है उनको हमें क्या करना चाहिए? एनवायरनमेंट बैलेंस रखना चाहिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो लिविंग थिंग है उनके प्रति हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ओके, सो कंजर्वेटर बनो या ऑर्गेनाइजर बनो या गाइड बनो, कि चलो गाइड करो लोगों को कि नहीं हमें प्लांट की रक्षा करो, एनवायरनमेंट की रक्षा करो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर बनो, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करो, क्योंकि आगे आने वाली जो फ्यूचर पीढ़ी है, आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो एक इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करके रखेंगे ना। सो प्लांट फ्रेंड बनो, प्लांट लगाओ, है ना। डिस्क्राइब अबाउट द रोल यू विश टू परफॉर्म एंड यू प्लान्स फॉर दैट रोल। हमें तुम डिस्क्राइब करो कि तुम सोचो कि तुम्हें इसमें से कौन सा रोल निभाना चाहते हो, और वो रोल तुम निभाना चाहते हो वो रोल तुम अच्छे से निभाओ। ओके बेटा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। मैंने तो मेरे साइड से तो पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया है, फिर भी आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो, फिर से हम इसी पे एक बार वीडियो बनाएंगे। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। ओके, बट मुझे तो लगता है कि ये आपका क्लियर हो चुका है। ओके बेटा, चलो बाय।